साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम 10वीं क्लास गणित चैप्टर तीसरा की बात करेंगे। जो हमारा तीसरा चैप्टर है ना, वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब हमें नाम से पता चल रहा है क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने चर और अचर हमने लास्ट वीडियो जो हमने बहुपद के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने चर अचर के बारे में बताया था। चर वह संख्या होता है, यानी कि वैसी संख्या होती है जो हमें पता नहीं होता है कि उसका मान क्या है। जैसा कि हमने बताया था कि चर को हम एक्स वाई जेड आदि से दर्शाते हैं। तब देखिए, जो हमें नाम से कहा गया हम उसके आधार पर समझते हैं। मेरे पास क्या कहा गया, दो चर। देखिए हम यहाँ लिख कर समझा रहे हैं। कहा गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसको समझिएगा। हमने बताया था पिछले वीडियो में बहुपद वाले में, यहाँ क्या है, रैखिक समीकरण। रैखिक हमने किसे कहा था, वैसा समीकरण जिसमें चरों का घात अधिकतम एक होता है उसे हम रैखिक बहुपद हम कहते थे। बहुपद वाले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था, यानी कि वैसा समीकरण जिसमें चर का घात अधिकतम एक होता है उसे हम रैखिक समीकरण कहते थे। ठीक है, यानी रैखिक समीकरण से हमें क्या पता चला कि वैसा चर जिसका घात एक हो। लेकिन इसने कहा दो चर वाले, यानी कि दो चर होगा इस समीकरण में। यानी कि इसमें दो चर क्या होगा, जिसे मान लीजिए या तो एक्स वाई दो चर होगा, या तो पी क्यू दो चर हो जाएगा, है ना, या फिर और भी कुछ दे सकता है। लेकिन जनरली हमें एक्स वाई ही मिलता है। ठीक है, जब भी हम दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ते हैं या फिर बहुपद जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो बहुपद तो हमने बता दिया। दो चर वाले रैखिक समीकरण में अधिकतर हम देखेंगे कि एक्स वाई या फिर पी क्यू। ठीक है, इस तरह का हमें दिया हुआ रहेगा। तो ये दो चर हमें दिया हुआ है, एक्स वाई हमने मान लिया, चलिए इसको हटा दिए। हमने कहा गया दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो दो चर तो हो गए एक्स वाई। रैखिक समीकरण कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों जो हमारा एक्स वाई चर जो है इसका अधिकतम घात क्या होगा, एक होगा। तो देखिए, अब इसका मतलब तो समझ गए होंगे, टॉपिक जो हमारा इसका मतलब समझ में आ गया होगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब दो चर ऐसा होगा जिसका अधिकतम घात क्या होगा, जिसका अधिकतम घात एक होगा। ठीक है, देखिए अब यहां अब देखिए क्या कहा गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म तो जोड़ा होता है। देखिए, वैसा समीकरण जिसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब हमने क्या बताया था, बहुपद में हमने बताया था कि यदि ए एक्स प्लस बी होगा तो एक्स का अधिकतम घात एक है, यह रैखिक बहुपद होता था। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अधिकतम घात दो, द्विघात बहुपद हमने बताया था। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर घटता जाएगा, प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0। देखिए एक्स का पावर 3 2 1 0 है ना, तो ये रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। लेकिन इस वाले में जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ते हैं तो यहां देखिएगा, कहा वैसा समीकरण जिसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कि ऐसा समीकरण जिसमें देखिए, सबसे पहली बात हमने क्या देखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर हमने मान लिया, एक्स और वाई हमने लिया, दो चर हमने एक्स वाई लिया। तो हमने बहुपद में क्या बात किया था, वहां गुणांक था, एक्स का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, ऐसा था ना। तब इसका भी तो कोई गुणांक हो सकता है। गुणांक कहने का मतलब क्या है कि इसके पहले कोई संख्या भी तो हो सकता है। अभी कुछ नहीं है तो दोनों पीछे क्या है, दोनों के पहले क्या है, एक एक तो है ही। तो यहाँ 2 भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है ना, या फिर यहाँ -5 भी हो सकता है ना। तो इस तरह से यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है, और यही संख्या हमारा क्या है, ए बी, और यहाँ से सी। तो ए बी सी हमने क्या बताया था बहुपद वाले में, कि ए बी सी जो था द्विघात बहुपद के लिए, या फिर जब हम त्रिघात में जाते हैं तो ए बी सी डी 4 पद थे हमारे पास। तो चारों पद क्या थे, एक वास्तविक संख्या था। तो यहाँ भी क्या होगा कि यहाँ भी जब हम व्यापक रूप की बात करते हैं ना, जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की जब हम व्यापक रूप की बात करेंगे तब वहां भी देखेंगे कि हमें क्या होगा, वास्तविक संख्याएं होगी। देखिए पहले इसने क्या कहा,
कहा वह समीकरण जिसको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सकता है, उस जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, यानी a b c वास्तविक संख्या। यदि आपको बहुपद समझ में आ गया होगा अच्छा तरीका से, तो आपको यहाँ कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x और y चर हो गया हमारा, जबकि ए बी सी क्या है हमारा, ए बी सी हमारा वास्तविक संख्या है, ए बी सी हमारा वास्तविक संख्या है, जबकि एक्स और वाई क्या है, चर है। तो कहा गया ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए बी नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए समझिएगा यहां से, जैसा कि यहां कहा गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब हमारा क्या नाम है चक्र का, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब भाई यदि x का मान लीजिए यहाँ क्या बोला, ए बी नॉट इक्वल टू 0, अगर हम मान लेते हैं चलिए a के जगह हमने 0 रख दिया और b के जगह भी हमने 0 रख दिया, समझिएगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये हो गया c। अब ये 0 0 खत्म, तो क्या आ गया c बराबर 0। तो क्या ये अगर ये 0 हो जाएगा तो बताइए ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हुआ। भाई एक्स वाई कुछ है ही नहीं, चर इसमें है ही नहीं, तो द्विघात बहुपद होगा, सॉरी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा कहां से, चर तो इसमें है ही नहीं, है ना। इस वजह से क्या है कि ये भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो इसी को हम क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, हम ऐसा लिखते हैं ना, बहुपद में भी हमने बताया था कि ए बी नॉट इक्वल टू 0, लेकिन बहुपद में इसमें दो चर वाले हम क्या लिखते हैं, a1 b1 a2 b2। क्यों, क्योंकि मेरे पास दो समीकरण होते हैं, मेरे पास इसमें दो समीकरण होता है। तो इसको a1 b1 नॉट इक्वल टू 0 को ही हम लिखते हैं a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, इसका मतलब एक ही है। ठीक है, तो समझिए यहां हमने क्या लिखा, a कॉमा b नॉट इक्वल टू 0, तो इससे हम जनरली हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 हम लिखते हैं। अब देखिए जो दो चर में x और y का जो व्यापक रूप होता है, हमने बहुपद में भी व्यापक रूप बताया था, तो समीकरण जो हमारा है, जो हमारा दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होगा, उसका व्यापक रूप क्या होगा, इसका व्यापक रूप हो जाता है a1 x1 a2 या फिर y1 y2, हाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर c1 यहाँ बच गया, a1 x1 by a2 a1 x1 b1 y1 c1 बराबर 0, a2 x2 b2 y2 प्लस c2 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 जो है अलग कोई वास्तविक संख्या है, b1 कोई अलग वास्तविक संख्या है, c1 कोई अलग वास्तविक संख्या है, x1 एक कोई अलग चर है। यहाँ x1 x2 ना, देखिए चर सेम होगा दोनों में, जो समीकरण होगा उसमें चर सेम होगा, तो यहाँ हम x1 x2 नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि चर जो है सेम रहता है। तब यहाँ से वास्तविक संख्याएं अलग अलग हो सकती है लेकिन चर तो सेम होगा ना, तो इसलिए देखिए x दोनों समीकरण में सेम है, लेकिन जो हमारा वास्तविक संख्या है वो अलग होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0। ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है, जहां a1 a2 b1 b2 और c1 c2। अगर हम इसको 0 कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये 0 नहीं होना चाहिए, ये a1 b1 a2 b2 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 हो जाए c1 हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखिए कहा गया जहां a1 b1 c1 a2 b2 c2 सभी वास्तविक संख्याएं, यानी ये तो हमने अभी इधर ऊपर ही बात किया था कि ये जो a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 जो है ये वास्तविक संख्याएं होती है, लेकिन किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हो या जब हम बहुपद की बात किए थे, ठीक है, तो वहां कभी भी ये चीजें 0 नहीं होनी चाहिए। चलिए आते हैं, देखिए क्या कहा गया सभी वास्तविक संख्याएं और a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 सेम एज a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0।
यहां से कोई दिक्कत? देखिए अब हम देखते हैं कि कोई समीकरण जो होता है उसका हल कब होता है, हल कब नहीं होता है ना। देखिए हमने एक हल है या नहीं है उसकी जांच के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, लिखा है जांच करें कि युग्म एक एक और एक साथ समीकरण 2x + 3y = 5 का हल है अथवा नहीं है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो युग्म दिया हुआ है ना, एक एक दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये पहला संख्या x को हमेशा x का मान होता है, ध्यान रखिएगा, ये पहला मान अंक जो होता है वो हमेशा x का मान होता है, और ये दूसरा जो संख्या होता है ये हमेशा y का मान होता है। इसी प्रकार ये भी x का मान और ये y का मान। तब हम क्या करेंगे, यहां से हम इस मान को इस समीकरण में रखेंगे। देखिए यहां से हम जांच करते हैं तो क्या हमारे पास समीकरण है 2x + 3y = 5। जब x = 1 और y = 1, क्योंकि एक एक दिया हुआ है तो ये x का मान 1 और y का मान 1, तो x और y का मान जब हम रखेंगे ना, देखिए हम यहां से लिखेंगे LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, ठीक है। तो बायां पक्ष जब हम लेंगे, क्या दिया हुआ है 2x + 3y है ना, 2x + 3y। तो जब यहाँ एक रखेंगे तो क्या आएगा 3 × 1, यानी कि हो जाएगा 2 × 1 = 2 + 3 = 3, कितना आ गया 5, जो कि किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब हुआ कि जब हम LHS में जो युग्म दिया हुआ है, यानी जो जोड़ा दिया हुआ है, उसके मान को जब हम रखेंगे और RHS के बराबर आ जाए, इसका मतलब ये जो है x का मान 1 और y का मान 1 जो है इस समीकरण का हल है, ठीक है। यहां लिख देते हैं अतः x = 1 y = 1, समीकरण, क्या समीकरण है 2x + 3y, 2x + 3y = 5 का हल है, ठीक है। यहां से जब हमने x का मान 1 y का मान 1 रखा तो इसका मान क्या आ गया, RHS के बराबर आ गया, यानी कि इसका एक हल है। इसी प्रकार जब हम दूसरा चेक करते हैं, जब x बराबर कितना 1 और y = 7, तब हम यहां से क्या लेंगे, LHS लेंगे फिर से। तो यहां से हो गया 2x + 3y = 5। जी यहां से देखिए 2 × 1, क्योंकि x का मान 1 प्लस 3 × y का मान कितना 7 = 5। नहीं 5 यहां से नहीं लेंगे, हम LHS नहीं ले रहे हैं यहां से। तब यहां से आ गया 2 × 1 = 2 और 3 × 7 = 21, कितना आ गया 23, जो कि किसके RHS के बराबर तो नहीं है ना, हमने इसे यहां से काट दिया। 23 नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि जब RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब होगा, यहां से लिखेंगे अतः x = 1 y = 7, समीकरण क्या है 2x + 3y = 5 का हल नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और चीजें देखते हैं। देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि मेरे पास 2 को लाइन हमें दे दिया जाए। मान लीजिए कि मेरे पास ये 2 मार्कर है ना, मान लेते हैं कि 2 लाइन है, इसको हम किस प्रकार से रख सकते हैं। यदि हम धरती पर इसको रखें या किसी प्लेट पे रखें ना, या किसी कागज पे हम इसको रखें, तो इसको कैसे कैसे रख सकते हैं, या दोनों के बीच की दूरी सेम होगी, या दोनों एक दूसरे को काट सकता है, या दोनों परस्पर एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। यही 3 तरीका हो सकता है, या तो दोनों मार्कर बिल्कुल इस तरीके से एक साथ हो, ठीक है, दूसरा ये दोनों एक दूसरे को कट करे, तीसरा एक दूसरे के समांतर हो, कोई और तरीका हो सकता है। तो हमारे पास इस मार्कर को रखने का 3 तरीके हैं, ठीक है, एक साथ में, दूसरा क्रॉस और तीसरा समांतर। तो देखिए हमें क्या कहा गया, कहा एक तल में यदि 2 रेखाएं दी हो तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। अब इस मार्कर को जो हमने रखा, ठीक है, हम अगर मान लो किसी बच्चे को हमने दे दिया
अब हमने बोला एक काम करो, जाओ इसको रख देना। वो बच्चा कैसे रखेगा? या तो दोनों को समांतर, दोनों के बीच की दूरी सेम रखेगा, या तो दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखेगा, है ना, प्रतिच्छेद कर देगा, या फिर दोनों इस तरीके से बच्चा ऐसा रख देगा एक के ऊपर एक। ठीक है, ये 3 तरीके हो सकते हैं। तो देखिए हमने पहला बोला दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी कि दोनों को जब हम रखेंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, चाहे इस कॉर्नर पे करे, चाहे इधर बीच में कहीं भी कर सकता है ना, मतलब कहीं भी वो काट सकता है। तो देखिए, तो इस बिंदु के अनुसार देखिए कहा गया पहला पॉइंट में दोनों रेखाएं एक दूसरे को, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। समझिएगा, इसको जब बोला गया कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, देखिए हम इसको इस प्रकार से दर्शा दिए हैं। ठीक है, एक बिंदु पे काट रहा है कि नहीं। चलिए अब आगे और समझाएंगे, अभी फिलहाल इसको समझते जाइए। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रतिच्छेद नहीं करने का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को नहीं काटेगा। ये दोनों मार्कर जो है वो एक दूसरे को नहीं काटेगा, हमेशा समांतर दूरी पे जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो जब ये एक दूसरे को नहीं काटेगा यानी कि वो समांतर होगा, तो समांतर कहने का मतलब ये इस प्रकार से जाएगा, दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या होगी? समान होगी। अभी और आगे समझाएंगे, समझिए। दोनों रेखाएं संपाती होती है। संपाती कहने का मतलब यह है कि एक के ऊपर एक, संपाती कहने का मतलब है कि जस्ट एक के ऊपर एक चलना। ठीक है, एक ही के नक्शे कदम पे चलना। जैसे तीसरा का क्या हो जाएगा? इस तरीके से, जैसे मेरा एक ये रेखा जा रहा और दूसरा सेम टू सेम इसी लाइन पे जा रहा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संपाती, ये हो गया समांतर, ये हो गया प्रतिच्छेदी। अब इसको और समझिए। अब विरोधी और अविरोधी, यहां 2 चीजें समझना है, विरोधी और अविरोधी, संगत और असंगत। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है यहां से, इस वजह से ध्यानपूर्वक समझिएगा यहां से। अब विरोधी और अविरोधी से हम क्या समझते हैं? विरोधी का मतलब होगा जो हमारा कंपटीशन हमेशा एक दूसरे से चलता है ना। जब हम किसी से तुलना करते हैं, किसी चीज में हम एक दूसरे से क्या कहें, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है ना, एक तरीके से विरोध में खड़ा हो जाना। जैसे कई बच्चा ऐसा होता है कंपटीशन की तैयारी करता है या ऐसे ही स्कूल में जब पढ़ता है ना, तो किसी बच्चे का ज्यादा नंबर आ जाता है तो कोई बच्चा उससे जलन करता है, जेलियस करता है ना। वो क्या करता है, वो बच्चा चाहता है नहीं अब ही हम उससे ज्यादा नंबर लाएंगे, है ना, या हम उससे पहले बनाकर दिखाएंगे। जब भी क्लास वर्क होता है, कोई भी होमवर्क उसको होता है, तो बच्चा चाहता है कि हम उससे पहले बनाकर दिखाएं। तो इस तरह से क्या है कि एक दूसरे के वो विरोध में खड़े होते हैं। अब बच्चे जब भी विरोध बनते हैं ना पढ़ाई के संदर्भ में, तभी वो बच्चा आगे जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ क्या कहा गया, तो कहा गया दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब भाई प्रतिच्छेद किया यानी एक बिंदु पर दोनों मिला ना, तो ये विरोध तो नहीं हो सकता। अब हम ये दोनों को सपोज कीजिए, चलिए हम यह उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए ए और बी दोनों अलग अलग रास्ते से बाजार गया, लेकिन ये दोनों जाकर के एक ही दुकान में मिल गया, तो ये दोनों विरोधी हुआ क्या? विरोध में थे दोनों, है ना, लेकिन वो एक ऐसा स्थान आया जहां दोनों जगह क्या हुआ, मिल गया, दोनों आपस में मिल गया, तो वो विरोधी नहीं हुआ, अविरोधी हो गया, है ना। क्यों? बोलता अच्छा तुम उस दुकान से खरीदोगे, मैं दुकान नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे दुकान में खरीदूंगा, है ना। लेकिन क्या हुआ, दोनों जाकर के एक ही दुकान में मिल गया। तो मतलब कहने का यह है कि जो भी रेखाएं होगी, है ना, जो रेखा यदि किसी बिंदु पर, कम से कम एक बिंदु पर मिलता है, तो वो अविरोधी होगा। ठीक है, अविरोधी, अविरोधी होगा तो वो संगत होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो अविरोधी होगा वो संगत होगा और जो विरोधी होगा वो असंगत होगा। ठीक है, समझिएगा, समझिएगा, सुनिए। अभी हमने क्या बोला कि दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब ये एक बिंदु पर मिल गया ना, तो एक बिंदु पर मिल गया तो ये संगत हो गया कि नहीं, साथ हो गया।
यानी कि अविरोधी तो है ही, साथ के साथ ये संगत भी हो गया, क्योंकि एक बिंदु पर मिल गया। संगत कहने का मतलब क्या है कि एक बिंदु पर मिल जाना। तो यहां से एक बात का क्या ध्यान आया हमें कि जब दो रेखाएं अविरोधी होगा इसका मतलब कि वो संगत होगा। जब भी दो रेखाएं क्या होगी, यदि अविरोधी होगा तो वो संगत होगा। ठीक है। अब देखिए, दो रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करने का मतलब है कि समांतर जाएगा, तो समांतर जाएगा यानी कि वो विरोधी हो गया एक दूसरे का, वो दोनों एक कभी भी नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा तो ये असंगत हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों का संगत कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो जो अविरोधी होगा वो असंगत हो जाएगा। ठीक, अब और आगे आइए। दोनों रेखाएं संपाती होती है। संपाती होने का मतलब है कि ये कह रहा तू चल में आया, मतलब ये आगे आगे जा रहा और जस्ट इसके पीछे पीछे इसी के ऊपर ये भी जा रहा, तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। तो संगत हुआ तो मतलब क्या, ये तो सब जगह साथ ही साथ गया है ना, सेम इसके नक्शे कदम पे गया, तो ये तो और क्या होगा, ये तो और संगत हो जाएगा। देखिए आगे आगे ये वाली लाइन जा रही है, पीछे पीछे ये भी जा रहा है ना, तो ये क्या हो गया, विरोधी होगा। क्या विरोधी होगा, ये अविरोधी होगा, क्योंकि ये तो साथ जा रहा ना, विरोध कहां कर रहा, तो ये हो गया अविरोधी, ये हो जाएगा अविरोधी। अविरोधी, अविरोधी होगा तो क्या होगा, संगत होगा। ठीक है। अब देखिए आगे आते हैं, कहा यदि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। चलिए अब हल होता है या नहीं होता उसको भी समझिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, हालांकि आगे बताए हुए हैं, है ना। चलिए देखिए हम बताए हुए हैं आगे, यहीं से हम समझा देते हैं आपको। देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा, यदि दो रेखा एक बिंदु पर काटेगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, एग्जाम में आने वाला है और इससे संबंधित हमें जो भी क्वेश्चन आएगा ना इससे संबंधित होगा। यदि दो रेखाएं एक बिंदु पर काटती है, एक बिंदु पर काटेगा तो केवल एक हल होगा। हमने ये दो मार्कर मेरे पास है, यदि ये एक बिंदु पर काटेगा तो केवल इसका एक हल, एक बिंदु पे काट रहा एक हल होगा। एक हल को ही हम अद्वितीय हल कहते हैं, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी जब भी दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर काटेगा तो ये केवल और केवल एक हल होगा। ठीक है, अब देखिए, और यदि समांतर जब दो लाइनें जाएगी तो ये तो एक को बिंदु पर काटेगा नहीं, जब समांतर दो किरणें जाएगी तो वो किसी बिंदु पर नहीं काटेगा, तो नहीं काटेगा तो कोई हल नहीं होगा। यानी हमें यहाँ दोनों से अब समझ में आ गया होगा कि जितने जगह कोई बिंदु काटेगा उसका उतना ज्यादा हल होगा। प्रतिच्छेद किया एक हल हो गया, समांतर जा रहा है ये कभी कट नहीं सकता, आगे पीछे कहीं भी जाएगा ये सीधे सीधे जाएगा, दोनों के बीच की दूरी हमेशा सेम होगा। तो जब एक भी जगह नहीं काटेगा तो वो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। और जब तीसरा जब हम बात करते हैं संपाती का, तो संपाती का मतलब ये तो साथ साथ जब जा रहा तो ये कितने बिंदु पर काटेगा, अनेक बिंदुओं पर काट रहा है, क्योंकि क्या है ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से ही सटा हुआ है ना। तो एक दूसरे से सटा हुआ है तो ये कितने बिंदु पर काट रहा है, अनेक बिंदुओं पर काट रहा है, इस वजह से इसके अनेक सॉल्यूशन यानी कि अनेक हल होंगे। ठीक है, अब समझिए यहां से, तो हमें क्या पता चला कि यदि प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा, प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं या हम लिखे हुए देखिए तो संगत, चलिए हम एक टेबल बना देंगे इसका। ठीक है, एक टेबल बना देंगे तो वहां ज्यादा अच्छा समझिएगा। समझिए यहाँ पर, तो यहाँ जो हम समझा रहे थे उसको सुनिएगा। दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो केवल एक हल होगा। ठीक है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो भाई जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरा पे आइए, दोनों रेखाएं संपाती होती है, संपाती मतलब एक ही के ऊपर दोनों रेखा जा रहा है ना, तो इसके अनेक हल होंगे।
ठीक है, आइए आगे। कहा गया एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता। भाई इसमें कोई हल नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों समांतर है, कभी नहीं कटेगा। जिसका कोई हल नहीं होता रैखिक समीकरण का असंगत युग्म कहलाता है। देखिए हमने असंगत लिखा हुआ है, आगे समझिए। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, जिसका हल होता है, यानी वो चाहे प्रतिच्छेदी हो या फिर संपाती हो, ठीक है, या प्रतिच्छेदी हो या संपाती। या देखिए प्रतिच्छेदी या संपाती है, तो ये तो कम से कम एक बिंदु पे काट रहा है, तो एक बिंदु पे काट रहा तो एक हल होगा यानी कि संगत होगा। अनेक बिंदु पे काट रहा अनेक हल होगा यानी कि संगत होगा। ठीक है, संगत का मतलब कम से कम कटना चाहिए एक जगह। ठीक है, आइए आगे। तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अब देखिए यहां जो हमने संपाती देखा है ना, देख समझिएगा, संपाती जो है इसका समीकरण क्या होता है, इसका समीकरण जो है वो तुल्य रैखिक समीकरण होता है। कैसे होता है अभी हम समझाते हैं, पहले समझ लीजिए। तुल्य रैखिक समीकरणों को दो चरों के रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहते हैं। आश्रित युग्म को भी समझाएंगे। कहा रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है, इसको भी समझाएंगे। देखिए एक काम करते हैं, ये जो यहां तक तीसरा पॉइंट तक है ना, इसको हम साफ करते हैं बोर्ड को, ठीक है, ताकि हम इसको आपको समझाएं। देखिए ध्यानपूर्वक, अब ये आश्रित युग्म क्या होता है और यहां से समझिए यहां हमें क्या कहा गया। इस पॉइंट से आते हैं, कहा गया तुल्य रैखिक समीकरण। देखिए हम क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं तुल्य के बारे में। तुल्यनात्मक संख्या है ना, तुल्य संख्या पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक समीकरण दिया हुआ हमें 2x + 3y = 7 हमें दिया हुआ है। ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसका हमें तुल्य निकालना है। चलिए हम लिखते हैं तुल्य समीकरण। अब तुल्य समीकरण कहने का मतलब यह है कि इसी समीकरण में, ये जो समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में कोई भी एक संख्या से आप गुना कर दीजिए, एक को छोड़कर। एक को छोड़ने के बाद 2, 3, 4, 5 रूट समझे कुछ भी आप गुना कर सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, इस वाले समीकरण में हम 2 से गुना कर देते हैं। देखिए तो 2 दूना 4x हो गया, 2 तिया 6y हो गया और 2 सते 14 हो गया। तो ये समीकरण क्या हो गया, ये तुल्य समीकरण हो गया। और इस तुल्य समीकरण का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमेशा कैसा आएगा, संपाती आएगा। संपाती हमारा कहाँ है, संगत। संपाती हमने मिटा दिया। चलिए तो क्या हुआ कि यही जो हमारा है ये हो गया तुल्य समीकरण। और तुल्य तो है ही, साथ के साथ आश्रित भी है। क्यों आश्रित है, क्योंकि देखिए इस पर आश्रित ये वाला समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि हमने इस संख्या में क्या, इस समीकरण में क्या किया, 2 से गुना कर दिया, तब ये हमारा नया समीकरण बना। समझे। तो देखिए हमें क्या लिखा हुआ है, तुल्य रैखिक समीकरणों के एक युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। चलिए वो तो बात की बात है। तुल्य रैखिक समीकरणों को दो चरों के रैखिक समीकरण का आश्रित युग्म कहते हैं। अभी जो तुल्य समीकरण है इसका आश्रित युग्म हुआ कि नहीं, क्योंकि इसी में हमने 2 से गुना किया तो ये प्राप्त हुआ ना हमें। अब कहा गया रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म सदैव संगत होता है। ये सदैव संगत कहने का मतलब क्या है, समझिएगा। जब भी तुल्य समीकरण दिया होगा ना, जब भी तुल्य समीकरण होगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, हमेशा क्या बनेगा, हमेशा संगत बनेगा और संपाती बनेगा। समझे। चलिए हम एक टेबल से अब समझते हैं इसको। क्यों, देखिए हमने एक टेबल बनाया है, इसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं कि जो हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमें दिया होता है तो उसके हल कब होंगे, हल कब नहीं होंगे। जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफीय निरूपण जो होगा वो कब प्रतिच्छेद करेगा, कब समांतर होगा, कब संपाती होगा, हमने इसको बता दिया है। लेकिन उसके भी कुछ और भी एक तरीके हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमने माना कि मेरे पास हमने 2 समीकरण सब कर लिया हुआ, ठीक है। समझिए यहां से जैसे अभी हमने
व्यापक रूप के बारे में हमने समझाया था। व्यापक रूप में हमने क्या बताया था, देखिए तो व्यापक रूप जो हमारा था वो था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारा व्यापक रूप है। तो यहां हमें क्या करना है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमें सवाल में जांचने आता है, हमें सवाल में पूछा जाएगा निम्नलिखित मतलब दो समीकरण दे दिया जाएगा और बोलेगा जांच कीजिए कि यह समीकरण समपाती है या नहीं है, या फिर समांतर है या नहीं है ना, या फिर प्रतिच्छेद करेगा या नहीं करेगा, है ना, कोई हल है या नहीं है, ये सब हमें जांच करने आता है। समझिएगा ध्यानपूर्वक। तो हमें व्यापक रूप जो दिया होगा उसमें आपको मेन जो आपको समझना है वो a1 a2 क्या होता है, b1 b2 क्या होता है और c1 c2 क्या होता है। इसको मुख्य रूप से आपको समझना है कि a1 a2 क्या होता है, b1 b2 क्या होता है, c1 c2 क्या होता है। a1 मुख्य रूप से हम x के गुणांक को हम मानते हैं a1 a2, y के गुणांक को b1 b2 मानते हैं और c1 c2 तो वो अचर पद है। ठीक है, समझिए। यहां से एक बात का ध्यान दीजिएगा, यदि आप इस वाले समीकरण में पहला समीकरण में अगर आप इसको a1 मानते हैं तो आप b1 भी इसी समीकरण का मानिएगा। ऐसा नहीं कि a1 हमने इसका माने या b1 इसका माने या a2 इसको माने या b2 इसको माने या नहीं। ठीक है, इस समीकरण में अगर a1 आप मानते हैं तो इसी समीकरण का b1 भी होगा, इसी समीकरण का c1 भी होगा। ठीक है, समझिए। यहां से एक एक करके समझाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, मेरे पास दो को समीकरण है, x माइनस 2y बराबर 0। थोड़ा सा हम इसको सुधार देते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि c के जगह हमने 0 दे दिया, कुछ नहीं है तो। ठीक है, यहाँ a1 बटा a2, तो a1 का मान कुछ नहीं है, x के पहले तो क्या है 1 है, 1 लिख दिया। a2 का मान क्या है 3, 1 बटा 3 हो गया। b1 बटा b2, b1 का मान -2 और b2 का मान 4, देखिए -2 बटा 4 है। c1 का मान 0, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे 0 नहीं दिया हुआ था तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है, इस वजह से हमने 0 दे दिया। तो c1 का मान 0 और c2 का मान -20, 0 बटा -20 हुआ। तो आपको मेन रूप से इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ये क्या है उसे ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान कैसे निकालते हैं, बस इसका आप ध्यान दीजिए। ठीक है, बाकी आपको जो याद रखना बता रहे। आपको सिर्फ याद रखना है कि कोई भी समीकरण का जो ग्राफीय निरूपण होगा, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो यदि हमें जांच करना है कि इस समीकरण का जो ग्राफ बनेगा वो समांतर होगा या प्रतिच्छेद करेगा या संपाती होगा, हमें कहां से पता चलेगा, जब हमें ये वाला सूत्र पता होगा। ठीक है, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का, ध्यानपूर्वक समझिएगा, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, मतलब a1 बटा a2 का जो मान आएगा वो b1 बटा b2 के मान के बराबर नहीं होना चाहिए, और जब नहीं होगा तो उसका ग्राफ जो बनेगा वो प्रतिच्छेद करेगा। अब प्रतिच्छेद करेगा तो कितने हल होंगे, एक हल होंगे, क्योंकि एक ही जगह काट रहा है ना। देखिए केवल एक हल, एक हल को ही हम क्या लिखते हैं, अद्वितीय हल भी कहते हैं। समझे, यहाँ लीजिए हम हल शब्द जोड़ देते हैं, अद्वितीय हल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आपको मुख्य रूप से ये वाला याद रखना है कि यदि प्रतिच्छेद कब करेगा, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, मतलब a1 बटा a2 जो है बराबर नहीं होगा b1 बटा b2 का। ठीक है, यहां तक चलिए आगे। अब मान लीजिए जब a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, अभी हमने बताया था आपको क्या, तुल्य समीकरण बताया था, ये तुल्य समीकरण ही है। देखिए तो एक बार 2 और 2 से गुना कीजिए 4, 3 से 2 में गुना कीजिए 6, 9 से 2 में गुना कीजिए 18, तो इसको कीजिए 2 बटा 4, देखिए 2 बटा 4, 3 बटा 6, 3 बटा 6, -9 बटा -18, काटिए तो ये कितना आ गया, 1 बटा 2, 1 बटा 2, इस काटिए कितना आया 1 बटा 2, तीनों बराबर आ गया कि नहीं।
तो जब तुल्य समीकरण दिया होगा तो हमेशा क्या होगा, संपाती होगा, और संपाती होने का मतलब अनेक हल होगा कि नहीं होगा। देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल है कि नहीं, ठीक है। आगे आइए, अब बोला गया यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं होगा, तो हमेशा क्या होगा, समांतर। और समांतर होने का मतलब ये लाइन कभी नहीं मिलेगी, और कभी नहीं मिलेगी इसका मतलब कोई हल नहीं होगा। देखिए कोई हल नहीं है ना, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, बाकी ये तो याद अपने आप हो जाएगा। ये बताइए, ये दोनों आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है। बाकी आप खुद इतना समझ गए होंगे कि जब एक जगह काटेगा तो केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा। संपाती का मतलब अनेक जगह काटेगा तो यानी कि अनेक हल होगा, अपरिमित से अनेक हल हो गया। और समांतर का मतलब जब एक भी जगह नहीं कटेगा तो कोई हल नहीं होगा। देखिए कोई हल नहीं है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इससे कुछ संबंधित हम अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन को लाएंगे, जिसमें हम आपको इन तीनों प्रकार के हम एक एक उदाहरण समझाएंगे। हम प्रतिच्छेद वाला भी बताएंगे, समवाती भी बता देंगे, समांतर भी बता देंगे, तीनों का एक एक क्वेश्चन हम करा देंगे। उसके बाद कुछ और भी एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन होगा, वो भी करवा देंगे, ठीक है। तो आपके लिए जानते हैं ज्यादा इसमें जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इसको याद रखिएगा, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, ठीक है। क्योंकि इसी पर लगभग 80% क्वेश्चन आपका इसी पर घूमेगा। दो चार वाले रैखिक समीकरण जो चैप्टर है, लगभग 80% क्वेश्चन जो है इसी पर घूमेगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छा से याद कीजिए। अगले वीडियो में हम इसके कुछ उदाहरण के साथ मिलते हैं। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।